हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री राम सेंटेनियल साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, लास्ट क्लासेस में अपनों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास जो रहेगी बेटा, आज की क्लास में अपने डिस्कस ये करने वाले हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किस किस बेसिस पर दिया गया था। तो उस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या थे। तो बेटा, कल जब अपनी बात हुई थी तो अपनों ने कहा था कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था बेटा आर.एच. विटेकर ने। तो आर.एच. विटेकर भाई साहब ने क्या क्या बेसिस को आधार बनाया, अपनी क्या क्या बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको आधार बनाया अपने क्लासिफिकेशन का। तो उस बेस पर बेटा अपने अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो सबसे पहले बेस था बेटा सेल स्ट्रक्चर के ऊपर, कि भाई उसकी सेल स्ट्रक्चर क्या है, वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ये बेटा पहला बेसिस हो गया। ये क्या हो गया बेटा, पहला बेसिस हो गया जिसके ऊपर आपके आर.एच. विटेकर ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा, उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मान लीजिए बेटा कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें बेटा सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, कि या मान लो या तो वो सिंगल सेल्ड वाला है या फिर उसमें सेल्स मिलकर टिश्यू बना रही है या टिश्यू से ऑर्गन बना हुआ है या उसमें जो ऑर्गन सिस्टम है। तो उस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उस बेसिस पर उन्होंने बताया कि सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अलग रखा, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अलग रखा, उसमें बेटा ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अलग तरीके से उन्होंने ऑर्गन लेवल का अगर क्लासिफिकेशन है तो उसको अलग तरीके से रखा, और अगर ऑर्गन सिस्टम है तो उसको अलग तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया। तो पहला बेसिस जो उन्होंने उठाया वो क्या उठाया बेटा, कि सेल स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी बात, दूसरा उन्होंने उठाया कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर है या टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या टिश्यू मिलकर कंबाइंडली क्या बना रहे हैं, आपका ऑर्गन बना रहे हैं या ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। तो इस बेसिस पर अपनों ने क्या किया है बेटा, क्लासिफाई किया है। थर्ड जो है बेटा वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने देखा कि यार ऑटोट्रॉफिक है, क्या अपना जो फूड है वो खुद बना रहा है, ऑटोट्रॉफिक है, या बेटा हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है, तो इस बेस पर आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, रिप्रोडक्शन उन्होंने बताया कि यार सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है। जैसे बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी एक चीज होती है जिसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन है या नहीं है, कॉन्जुगेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिप्रोडक्शन कर रहा है तो कैसा कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद में लास्ट जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में बताया था कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं उनके लिए बेटा क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, आपकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक बात है बेटा। तो ये 5 बेसिस पर उन्होंने क्या किया बेटा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो दिया। अब बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने किस किस बेसिस को आधार बनाया। तो सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें सेल टाइप कौन कौन सा है, सेल वॉल है या नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है या नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। ये सारी चीजों को उन्होंने क्या बनाया बेटा, बेसिस बनाया। देखो बेटा, सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइव किंगडम के अंदर जो पहली चीज आती है वो क्या आती है बेटा, देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं सेल टाइप के बारे में। सेल टाइप क्या होता है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। तो जो टू टाइप की जो सेल्स है बेटा वो कौन कौन सी होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और दूसरी कौन सी होती है बेटा, यूकैरियोटिक सेल होती है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बेटा सेल टाइप के बारे में। तो उन्होंने क्या बोला कि मोनेरा, मैंने आपको कल पांचों किंगडम के नाम बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, और उनको डिवाइड करने का बेसिस भी बताया था। एक बार ध्यान से दोबारा सुन लेना कि मोनेरा जो होते हैं, मोनेरा की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है बेटा, प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती है बच्चे, प्रोकैरियोटिक सेल होती है मोनेरा के अंदर।
उसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सब के अंदर आपको कैसी सेल देखने को मिलेगी बेटा? यूकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज क्लियर है बेटा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर प्रोकैरियोटिक है उठा के सीधा कहां डाल दो? मोनेरा में डाल दो। कहां डाल दो बेटा? मोनेरा में डाल दो। यूकैरियोटिक है फिर उसके अंदर अपने ये देखेंगे कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, उसकी क्या कहानी है वो अपने बाद में बात की थी। अब आ जाओ बेटा सेल वॉल के ऊपर। अगर अपने बात करें बेटा बैक्टीरिया की सेल के ऊपर, तो बैक्टीरिया की सेल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन सेल्यूलोजिक होती है, यानी कि सेल्यूलोज नहीं होता बच्चे। और अगर सेल्यूलोज नहीं होता तो कैसी होती है सर? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। और पॉलीसेकेराइड्स के साथ कौन जुड़े होते हैं? अमीनो एसिड। कौन जुड़े होते हैं बेटा? अमीनो एसिड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पॉलीसेकेराइड, और वो पॉलीसेकेराइड कौन होते हैं बेटा? दो तरीके के पॉलीसेकेराइड होते हैं। एक का नाम होता है NAG, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। और दूसरा होता है बेटा NAM, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो एक तो होता है बेटा आपका NAG, एन एसिटिल ग्लूटामिक एसिड, और दूसरा होता है बेटा एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, सॉरी एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी अपने बात करेंगे कि कैसी स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक बात है बेटा। तो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड के साथ जब बेटा अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, क्या जुड़ जाते हैं बेटा? अमीनो एसिड, तो बेटा जी इनके मिलने से बनता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या बनता है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडो क्यों? पेप्टाइडो वर्ड इसलिए यूज हुआ क्योंकि वहां पे अमीनो एसिड्स की चेन होती है, और अमीनो एसिड्स के बीच में मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था कि अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद में आपके मैंने दूसरा वर्ड लिखा ग्लाइकेन। ग्लाइकेन वर्ड यूज होता है बेटा शुगर के लिए, पॉलीसेकेराइड्स के लिए। तो बेटा जी वहां पे पेप्टाइडो का मतलब क्या है? पेप्टाइडो वर्ड का मतलब है अमीनो एसिड। क्या है बेटा? अमीनो एसिड। और बेटा ग्लाइकेन वर्ड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक बात है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल होती है कि नहीं होती सर? देखो बेटा प्रोटिस्टा के 5 कैटेगरीज बनाई गई। ठीक है, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड बेटा आपका प्रोटोजोअन्स। ये 5 कैटेगरीज जब आप आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि क्राइसोफाइट्स के अंदर सेल वॉल होती है। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में देखने को मिलती है, यूग्लिनोइड्स में नहीं होती, वहां पे प्रोटीन की लेयर आ जाती है, पेलिकल आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोटोजोन्स होती हैं उसमें बेटा सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। तो इसने क्या बोला है कि प्रोटिस्टा के अंदर कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है और कुछ के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। अब किसके अंदर प्रेजेंट होती है किसके अंदर नहीं होती वो अपने कहाँ डिस्कस करेंगे? जब अपने प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। ठीक बात है। उसके बाद में फंगाई। फंगाई के अंदर बेटा जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है एक स्पेशल टाइप के मटेरियल जिसको बोला जाता है बेटा काइटिन। क्या बोला जाता है बेटा? काइटिन। और ये काइटिन कैसा होता है बेटा? इसके अंदर सेल्यूलोज नहीं होती, ये भी नॉन सेल्यूलोजिक होता है। उसके बाद में यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसने काइटिन लिखा हुआ है। तो काइटिन इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर काइटिन से बनी हुई सेल वॉल होती है। नीट का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। देखो काइटिन किसका पॉलीमर होता है? काइटिन भी एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर होता है। काइटिन भी किसका पॉलीमर होता है बेटा? NAG। आपके लिए लिख देता हूं मैं, काइटिन इज ऑल्सो ए पॉलीमर ऑफ NAG, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। उसके बाद में अगर अपने बात करें बेटा प्लांटी की, तो प्लांट किंगडम के सबके अंदर क्या मिलती है बेटा? सेल वॉल मिलती है। और सेल वॉल मिलती है और वो किसकी बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, प्रोटीन वगैरह उसके अंदर इंक्लूडेड होती है, वो अपने आगे बात करें। उसके बाद में बेटा जी एनिमेलिया की अगर बात करें तो एनिमल किंगडम के अंदर जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेटा जी यहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट बेटा ऐसा नहीं है। हालांकि एनसीईआरटी में जो टेबल बनी हुई है, टेबल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शब्द दिया हुआ है, लेकिन बेटा जी यहाँ पे आप देखो उसने किसकी बात की है, सेल स्ट्रक्चर की बात की है। तो जब बेटा सेल स्ट्रक्चर की बात हो चुकी कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, तो आप सभी बच्चों को ये पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। तो सेल स्ट्रक्चर को अगर आपने एज ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ले लिया, तो न्यूक्लियस को एज ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि एनसीईआरटी ने उसको बेटा टेबल में बनाया है, बट इट वॉज दी ये एक बेसिस नहीं था क्लासिफिकेशन का। ये बच्चे सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाज नॉट द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो नहीं था, क्योंकि पहले ही अपने डिस्कस कर चुके हैं कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो उसमें न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, एब्सेंट, और अगर यूकैरियोटिक है तो सब में न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, प्रेजेंट। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बच्चे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अरे भाई क्या सेल के अंदर क्या जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या उसके अंदर सेल्स का एक लूज ग्रुप है जो टिश्यू नहीं बना रहा। तो अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या लूज ग्रुप ऑफ सेल है जो एज ए टिश्यू अरेंज्ड नहीं है, तो बेटा ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जाता है बेटा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे कि जब आप बेटा पोरीफेरा पढ़ते हो, पोरीफेरा के बारे में एनसीईआरटी लिखती है दे आर लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल, यानी कि उनके अंदर सेल्स सिर्फ ग्रुप बनाती है लेकिन टिश्यू नहीं बनता। तो पोरीफेरा में सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो देखो सॉरी बेटा, मोनेरा की अगर बात करें, मोनेरा जो है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। और एक चीज ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेल्युलर होता है। हाँ, ग्रुप में अगर रह रहा है तो उसके लिए जैसे डिप्लोकोकस वगैरह वर्ड यूज कर लेते हैं, वो आगे बताऊंगा आपको। लेकिन प्रोकैरियोटिक है ऑलवेज यूनिसेल्युलर होगा, ध्यान रखना। तो बेटा उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, सेल्युलर। अरे भाई एक ही सेल है, टिश्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सेल्युलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटिस्टा में तू कल ही पढ़ के आया बेटा, प्रोटिस्टा में पढ़ के आया है यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, उठा के कहाँ रख दे, प्रोटिस्टा में रख दे। तो बेटा वहां पे भी क्या होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाओ बेटा फंगस के ऊपर। फंगस में जो होता है, फंगस में क्या होता है कि फंगस में जो सेल्स होती हैं वो अरेंज हो जाती है, और इतना ज्यादा अच्छे से अरेंज नहीं हो पाती, मतलब पास पास आ जाती है और एक लूज टिश्यू जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, मल्टी सेलुलर होते हैं और लूज टिश्यू की फॉर्म में होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं और लूज टिश्यू। जैसे आपने मशरूम अगर देखा होगा तो मशरूम काफी लूज सा होता है, आप हाथ लगाओगे उसमें सेल्स वगैरह क्या होने लगेगी, अलग अलग होने लगेगी। तो लूज टिश्यू की फॉर्म में होता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें प्लांटी के अंदर, तो प्लांटी में देखो रूट, स्टेम, लीफ, ये सब क्या है, प्लांट्स के ऑर्गन है। ये सब क्या है बेटा, ऑर्गन है। तो ऑर्गन लेवल या टिश्यू लेवल, जैसे आप ब्रायोफाइट्स देखो या आप एल्गी देखो, एल्गी में ना तो ट्रू लीव है, ना ट्रू रूट है, ना ट्रू स्टेम है। ब्रायोफाइट्स में देखो, ब्रायोफाइट्स में ना ट्रू लीफ है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू रूट है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो आपके प्लांटी है, प्लांट्स के अंदर या तो लूज टिश्यू सॉरी टिश्यू होंगे या फिर क्या होगा, ऑर्गन होंगे। तो वहां पे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा या फिर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर अपने बात करें बेटा एनिमल की, तो एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम है। एनिमल किंगडम में टोटल कितने फाइलम है बेटा, 11। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। अगर अपने बात करें सबसे पहले एनिमल किंगडम की, अगर मैं बात करूं तो पोरीफेरा की अगर बात करूं, तो पोरीफेरा के अंदर बेटा जी, पोरीफेरा के अंदर होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर अपने बात करें सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा की, तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में आता है वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटिहेल्मिंथीज।
प्लेटिहेल्मिन्थीज एकमात्र ऐसा एनिमेलिया का ग्रुप, एनिमेलिया का ऐसा फाइलम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है वो एशके हेल्मिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक सब में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक बात है। उसके बाद में अगर अपने बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफिक में भी टाइप है, क्या वो कीमोसिंथेटिक है या फोटोसिंथेटिक है। यानी कि बैक्टीरिया, मैंने कल भी आपको बताया था, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होंगे तो या तो फोटोऑटोट्रॉफिक होंगे या कीमो ऑटोट्रॉफिक होंगे। अगर हेटेरोट्रॉफिक होंगे तो या तो सेप्रोफाइटिक होंगे या फिर बेटा किसी के ऊपर पैरासाइट की फॉर्म में रहेंगे। तो ये अपना डिस्कस हो चुका था कल। प्रोटिस्टा की अगर बात कर रहे हैं तो प्रोटिस्टा में भी जैसे क्राइसोफाइटा है, डाइनोफ्लैजिलेट है, दोनों कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। जब सनलाइट मिलती है तब ऑटोट्रॉफिक की तरह बिहेव करता है, जब सनलाइट नहीं मिलती तो हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करता है। उसके बाद में जैसे स्लाइम मोल्ड होते हैं, तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और प्रोटोजोन्स तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, एनिमल जैसे होते हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑब्वियस सी बात है। हेटेरोट्रॉफिक की अगर बात करूं, फंगस हमेशा कैसा होगा, हेटेरोट्रॉफिक होगा। फंगस कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन। फंगस अपना फूड बना ही नहीं सकता, तो फंगस हमेशा किस पे डिपेंड रहेगा बच्चे, दूसरे पे डिपेंड रहेगा। उसके बाद में आ जाओ अपना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जैसे कस्कूटा या अमरबेल होते हैं, पैरासिटिक प्लांट होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल एक दो केस ही देखने को मिलते हैं। इसलिए प्लांट जो होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। उसके बाद में आता है बेटा कि एनिमेलिया जो होते हैं, एनिमेलिया हमेशा कैसे होते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि पहले इंजेशन करते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। पहले इंजेशन करते हैं फिर उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि डेड मैटर पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, डेड पर भी डिपेंड कर सकते हैं और लिविंग पर भी डिपेंड कर सकते हैं। डेड पे डिपेंड कर रहे हैं तो सेप्रोफाइटिक है, होलोजोइक भी न्यूट्रिशन उसमें देखने को मिलता है। ये सब मैं क्लासेस में अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर अपने बात करें तो बैक्टीरिया में सबको पता है कि बाइनरी फिशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन बैक्टीरिया में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा एक रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेशन। क्या देखने को मिलते हैं बेटा, कॉन्जुगेशन। मैंने लिखा भी है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा जैसा होता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा के अंदर सिंगेमी और कॉन्जुगेशन, तो इन सब वर्ड्स का मतलब अपने आगे समझ में आएगा कि क्या होता है, सिंगेमी क्या होती है, कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक बार के लिए अपने को याद रखना है। और फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया, इन सब के अंदर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं बेटा, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है एंड फर्दर एक लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। उसके बाद में अगर बेटा अपने बात करें, सबसे पहले आते हैं अपने किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैंने आपको अब तक की क्लासेस में क्या क्या डिस्कस किया, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम किए, फूड शेल्टर और आपके फूड शेल्टर और यूज के बेसिस पर जो थे। उसके बाद में एरिस्टोटल आया, एरिस्टोटल ने कहा नहीं नहीं भाई साहब, उसने कहा कि प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बना दो, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। उसके बाद में उसने एनिमल्स को अलग डिवाइड कर दिया, इनेमा और एनेमा। उसके बाद में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और कल अपनों ने 3 डोमेन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर लिया था। आज बेटा अपने पहला किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है बेटा, किंगडम मोनेरा अपने आप में बहुत ही यूनिक किंगडम है। कैसे सर, अभी तक आप बैक्टीरिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन बेटा जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, जैसे ही किंगडम मोनेरा खत्म होगा, तुम्हारे मुंह से एक ही बात निकलेगी। क्या निकलेगी सर, तुम्हें लगेगा यार बैक्टीरिया तो अपने को ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है सर, बैक्टीरिया तुम्हें बोल रहा है कि बैक्टीरिया नाम सुन के क्या फ्लावर समझी क्या, फायर है में। तो बैक्टीरिया क्या है बेटा, फायर है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया बड़ा ही यूनिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया बड़ा ही क्या है बेटा, यूनिक ऑर्गेनिज्म है। और इस यूनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो अपने इस क्लास में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा अपने डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया का
हैबिटाट क्या है? बैक्टीरिया रहता कहाँ है? अरे भाई साहब, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को रखते हैं, लेकिन बैक्टीरिया रहता कहाँ है? बैक्टीरिया की जगह कहाँ है? बैक्टीरिया को क्या पसंद है भाई? तो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में बैक्टीरिया की शेप क्या है? अरे भाई साहब, जिसको अपने पुष्पा बना रहे हैं वो दिखता कैसा है? उसकी शेप कैसी है? उसका साइज कैसा है? दूसरी चीज क्या डिस्कस करेंगे बेटा? उसकी पहली चीज क्या डिस्कस किया बेटा अपनों ने? हैबिटाट। दूसरी चीज जो अपने डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे बेटा? सेल डिटेल। उसके बाद में सेल डिटेल में क्या क्या डिलीट पढ़ेंगे अपने? शेप के बाद अपने क्या पढ़ेंगे बेटा? साइज। और साइज के बाद पढ़ाऊंगा बेटा सेल डिटेल। अब एसआरसी वाले बच्चे, काफी टाइम से तुम्हारी एक शिकायत आ रही थी कि सर जब आपने प्रोकैरियोटिक सेल जब आपने पढ़ाई थी क्लास के अंदर, तब हम लोग थे नहीं, और आप अब आगे जब भी प्रोकैरियोटिक नाम लेते हो हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने आपको कहा था जब बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा तब प्रोकैरियोटिक सेल वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर जब अपने बैक्टीरिया की सेल डिटेल देखेंगे उसी के साथ अपने प्रोकैरियोटिक, जब बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल किस में होती है? बैक्टीरिया में होती है। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स किसकी पढ़ा रहा हूँ? प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में अपने प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर भी एक साथ ही खत्म कर देंगे। उसके बाद में अपने रिप्रोडक्शन देखेंगे इसके अंदर कि बाइनरी फिशन होता है, स्पोरुलेशन भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन भी करता है, और बैक्टीरिया में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी चीज भी होती है जिसको क्या बोलते हैं अपने? कॉन्जुगेशन। तो उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन अपने क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन में सबसे पहली चीज पढ़ेंगे बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? बाइनरी फिशन। अच्छा, कौन सा होता है बेटा? आज तक बहुत सारे बच्चों ने दो ही सुना होगा कि सर सेल डिवीजन दो ही तरीके का होता है, या तो माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है। मैं तेरे को पढ़ाएगा बेटा एक नए तरीके का बाइनरी फिशन जिसको बोलते हैं बेटा ए माइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? ए माइटोसिस। उसके बाद में रिप्रोडक्शन में दूसरा क्या पढ़ेंगे? अपने पढ़ेंगे बेटा कई बार अगर मान लो अपने पुष्पा भाऊ, पुष्पा भाऊ कौन? बैक्टीरिया। अगर पुष्पा भाऊ पे कुछ विपत्ति आ गई, पुष्पा भाऊ पे कुछ विपत्ति आ गई तो क्या करेगा पुष्पा भाऊ? पुष्पा भाऊ बेटा स्पोर फॉर्मेशन कर लेगा, कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड चला जाएगा। तो स्पोर फॉर्मेशन से भी ये रिप्रोडक्शन करता है। और बेटा तीसरी चीज जो इसके अंदर आती है, तीसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज ये आती है कि वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी चीज भी दिखाता है जिसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन। अरे पुष्पा भाऊ क्या? कॉन्जुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा। बैक्टीरिया भी किसी से कम नहीं है बेटा। तो कॉन्जुगेशन करेगा। क्या करेगा बेटा? कॉन्जुगेशन। उसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हालांकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड आपके एक चैप्टर क्लास 12th के अंदर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के नाम से दे रखा है, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि ह्यूमंस के लिए ये किस तरीके से हार्मफुल है, और बायो आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ये भी बता रखा है कि ये किस तरीके से फायदेमंद है। तो वो वहाँ पे डिस्कस हो जाता है, 12th क्लास का टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा कि कुछ कुछ बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। और उसके बाद में बात करेंगे बेटा अपने बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के बारे में। सर बैक्टीरिया का क्या क्या क्लासिफिकेशन है? अरे भाई साहब देखो, एनसीईआरटी कहती है कि आपके दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया होता है। किसके क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं? मोनेरा की। तो एनसीईआरटी कहती है कि इसके दो टाइप होते हैं, एक तो आर्की बैक्टीरिया होता है और एक बच्चे कौन सा होता है? यू बैक्टीरिया। तो एक तो आर्की बैक्टीरिया होता है और दूसरा कौन सा होता है बेटा? यू बैक्टीरिया होता है। तो आर्की बैक्टीरिया के अलावा सर इसके अलावा क्या क्या होता है? देखो, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया। एक सेकंड बेटा।
आ गया। हाँ हाँ कर दिया। सॉरी बेटा, एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आ गया था। सो अपने पढ़ रहे थे कि मोनेरा का जो क्लासिफिकेशन होगा वो किस किस बेसिस पे होगा। तो मोनेरा का क्लासिफिकेशन दो तरीके से दिया है एनसीईआरटी ने, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया को भी यू बैक्टीरिया में पढ़ाया गया है। इसके अलावा रिकेट्सिया, इसके अलावा क्लेमाइडिया, इसके अलावा बेटा आपका एक्टिनोमाइसिटीज नाम से एक आता है, उनको भी मोनेरा में पढ़ाया जाता है, बट वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। कौन कौन सा बेटा, देखो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उसके अलावा माइकोप्लाज्मा साइनोबैक्टीरिया अलग पार्ट हैं, बट वो एनसीईआरटी ने यू बैक्टीरिया में डिस्कस किए हैं। उसके अलावा क्लेमाइडिया, एक्टिनोमाइसिटीज, क्लेमाइडिया, एक्टिनोमाइसिटीज और रिकेट्सिया। तो ये टोटल 7 पार्ट होते हैं, लेकिन किताब वाले ने अपने को 2 ही पार्ट बताए हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया के अंदर वहां से माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया को निकाल के यू बैक्टीरिया में पढ़ा दिया है। तो अपने सिर्फ यहाँ पे 2 ही चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, कभी किसी मॉड्यूल में मिल जाएगा जैसे रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया वगैरह नाम, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, एक नाम आता है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। अब लास्ट में देखो क्या आ रहा है, माइसिटीज। बच्चे क्या समझते हैं इसको, फंगाई समझते हैं। क्या समझते हैं बच्चे, फंगाई। लेकिन बेटा ये फंगाई नहीं है, दिस इज ए मेंबर ऑफ मोनेरा, दिस इज ए मेंबर ऑफ मोनेरा। एनसीईआरटी अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना कि एक्टिनोमाइसिटीज इज ए मोनेरा बट नॉट ए फंगस। ठीक बात है। चलो उसके बाद में बेटा नेक्स्ट बात कर रहे हैं हैबिटेट के बारे में। तो ये बेटा, ये कौन लिख रहा है तुम्हें, मनीष सर लग रहे हैं क्या? हाँ बेटा, बैक्टीरिया देख के घबरा गए हैं, पुष्पा भाऊ को देख के घबरा चुके हैं। तो अभी अपने बात कर रहे हैं कि किंगडम मोनेरा क्या क्या होता है, किंगडम मोनेरा में क्या क्या आता है। तो किंगडम मोनेरा की अगर अपने बात करें, तो किंगडम मोनेरा की हैबिटेट की अगर बात करें, तो बैक्टीरिया के बारे में क्या बात लिखी है बेटा, बैक्टीरिया के बारे में एक बड़ी ही सुंदर सी लाइन लिखी है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हंड्रेड्स आर ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक मुट्ठी रेत उठाते हो, सॉइल उठाते हो, तो उसके अंदर आपको बेटा थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस। और उनमें से बहुत सारे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो बैक्टीरिया मिलेगा आपका बेटा सॉइल पे। कहाँ मिलेगा बेटा, सॉइल पे। बैक्टीरिया मिलेगा आपके लैंड पे। उसके अलावा बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेगा, बैक्टीरिया आपको मिलेगा बेटा एयर में। कहाँ मिलेगा बेटा, एयर में। उसके अलावा बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेगा, वाटर में।
कहाँ मिलेगा बेटा? वाटर में। तो आपको बेटा कई बार एक वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ मिल जाएगा बेटा? वर्ड। उस वर्ड को बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोला जाता है बेटा? कॉस्मोपॉलिटन। सर व्हाट इज कॉस्मोपॉलिटन? जो सब जगह मिलेगा वो कौन है बेटा? कॉस्मोपॉलिटन। वो जमीन पे भी है, वो धरती पे भी है, वो आसमान में भी है, सब जगह है बेटा। कौन है वो? अपना बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलेगा? सॉइल पे मिलेगा, लैंड पे मिलेगा, एयर पे मिलेगा, वाटर पे मिलेगा। तो इस वजह से वो क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर। हर जगह जो प्रेजेंट होता है वो कौन होता है बेटा? कॉस्मोपॉलिटन। कौन होता है बेटा? कॉस्मोपॉलिटन। उसके बाद में बेटा अगर अपने नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट चीज जो आएगी वो क्या आएगी? उसके अलावा एक्सट्रीम हैबिटाट, जैसे यहाँ पे लिख रखा है हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के जो झरने होते हैं वहां पे भी देखने को मिल सकता है आपको। उसके अलावा डेजर्ट्स में भी मिल सकता है, स्नो पे भी मिल सकता है। देखो स्नो में टेम्परेचर बहुत कम हो गया, हॉट स्प्रिंग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। उसके अलावा डेजर्ट्स में टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है। उतना ज़्यादा वेजिटेशन वहाँ पे होता नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। डीप ओशंस में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बेटा, सनलाइट पहुँचती नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको बैक्टीरिया ज़रूर मिलेगा। तो बैक्टीरिया बेटा अपना हर जगह है, इसलिए बैक्टीरिया के लिए मैंने एक वर्ड लिखा है कॉस्मोपॉलिटन। तो आप क्या लिखोगे? एक तो ये लिख लेना और दूसरा ये लिख लेना कि ये एक्सट्रीम हैबिटाट जैसे हॉट स्प्रिंग, स्नो, डेजर्ट और डीप ओशंस के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक बात है। उसके बाद में बेटा बैक्टीरिया के साइज पे बात करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे सेल बायोलॉजी की, तो वहां पे एक जगह पे लिखा हुआ है 3 to 5 माइक्रोमीटर। क्या लिखा हुआ है बेटा? 3 to 5 माइक्रोमीटर जो साइज होता है उसका। लेकिन आप जब एनसीईआरटी का एक डायग्राम देखोगे तो वहां पे डायग्राम के अंदर वहां पे एक फिगर बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है। उस डायग्राम के अंदर आपको बेटा जो शेप दिखा रखी है वो दिखा रखी है 1 to 2 माइक्रोमीटर। कितनी बता रखी है बेटा? 1 to 2 माइक्रोमीटर। और एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है उसमें लिख रखा है 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो आपको 3 to 5 माइक्रोमीटर याद रखना है बेटा। अच्छा, बैक्टीरिया के बारे में एक चीज और भी लिखी गई है वहां पे कि बैक्टीरिया जो साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल होता है, साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये बेटा छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल से। किससे होता है बेटा? यूकैरियोटिक सेल से इसका साइज छोटा होता है। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का यूजुअल साइज अगर आप देखो तो 10 to 20 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। तो इसका साइज वहां पे प्रोकैरियोटिक का साइज छोटा होता है यूकैरियोटिक से, दैट्स व्हाई दे मल्टीप्लाई फास्टर। तो साइज छोटा है, साइज छोटा है बैक्टीरिया का, दे मल्टीप्लाई फास्टर। ये सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। साइज छोटा होता है, दैट्स व्हाई ये क्या करते हैं? फास्टली डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं। उसके बाद में बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स के अंदर बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। तो वो ग्रुप कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की जो पहली शेप आती है वो शेप क्या क्या हो सकती है? या तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बेटा कैसी होगी? राउंड होगी, स्फेरिकल होगी। या फिर कैसी होगी बेटा? रॉड शेप होगी, बिल्कुल इस तरीके की शेप होगी। या फिर बेटा इस तरीके की कोमा शेप होगी। कैसी होगी बेटा? कोमा शेप होगी। या फिर बेटा इस तरीके की स्पाइरलम शेप होगी। समझ में आ गई ना? तो 4 तरीके की शेप बैक्टीरिया की बताई गई है कि बैक्टीरिया आपको कैसा मिलेगा। अगर बेटा राउंड है, स्फेरिकल शेप है, राउंड शेप है, तो उसको बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं बेटा? कोकस। देखो ध्यान से सुनना, राउंड शेप है क्या बोलेगा बच्चे? कोकस। अगर बेटा रॉड शेप है, रॉड जैसी शेप है, तो उसको बोलेंगे बेसिलस। क्या बोलेंगे बेटा? बेसिलस। और अगर बेटा कोमा जैसा है उसको बोलेंगे बेटा विब्रियम। क्या बोलेंगे बच्चे? विब्रियम। और अगर बेटा स्पाइरल शेप है तो उसको बोलेंगे स्पाइरिलम। क्या बोलेंगे बेटा? स्पाइरिलम। तो बेटा जी मैंने आपको क्या बताया? 4 तरीके की शेप होती है। राउंड शेप है, क्या बोलेंगे? कोकस। क्या बोलेंगे बेटा? कोकस। कोकस बेटा
अगर आप एक सिंगल बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, एक सिंगल राउंड बैक्टीरिया की बात करते हो, तो आप यूज वर्ड करोगे कोकस। लेकिन अगर आप बहुत सारे बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, बहुत सारे राउंड बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, तो बेटा वहां पे प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा? कोकाई। क्या हो जाएगा बेटा? कोकाई। उसके अलावा बैसिलस, तो बैसिलस तो सिंगुलर वर्ड है, तो प्लूरल क्या हो जाएगा? बैसिलाई। क्या हो जाएगा बेटा? बैसिलाई। इसी तरीके से विब्रियम, उसको बोल देंगे अपने विब्रियो। अब देखो बेटा, सबसे पहले वहां पे अगर बैक्टीरिया हैव वेरिएशन इन देयर शेप, बैक्टीरिया हैव वेरिएशंस इन देयर शेप, एक बार मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो बच्चे, बैक्टीरियाज की जो शेप होती है, शेप में काफी तरीके की वेरिएशंस देखने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया आर डिफरेंट टाइप, बैक्टीरिया की कई होती है, अलग अलग तरीके की शेप होती है। जैसे कि कोकस या कोकाई, ऐसे बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा? स्फेरिकल होते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन से होते हैं? राउंड बैक्टीरिया जो होते हैं। कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया वहां पे होते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट करने वाले, एंटीबायोटिक से ना मरने वाले बैक्टीरिया हैं बेटा। ये मरते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से मरते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। उसके बाद में अब देखो, कुछ जगह पे अब कोकस वर्ड के साथ है ना कुछ बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है। जैसे मैं, अगर एक बैक्टीरिया है, इसको मैं बोल दूंगा मोनोकोकस। क्या बोल दूंगा बेटा? मोनोकोकस। अगर दो बैक्टीरिया है एक साथ जुड़े हुए, ये बन जाएगा डिप्लोकोकस। क्या बन जाएगा बेटा? डिप्लोकोकस। अगर बेटा जी बहुत सारे राउंड बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं, ये बन जाएगी एक पट्टी, स्ट्रेप, तो ये नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम हो जाएगा बच्चा? स्ट्रेप्टोकोकस। उसके अलावा में अगर मान लो बंच ऑफ बैक्टीरिया है, तो ग्रीक लैंग्वेज में बेटा एक वर्ड होता है स्टेफिलो। स्टेफिलो का मतलब होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। तो अंगूरों के गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसको बोल देंगे बेटा स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस, तो स्टेफिलोकोकस देखने को मिलता है। उसके अलावा बेसिलस अगर अपने बात करें, तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या बोला? मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। अगर एक है मोनोकोकस, दो है डिप्लोकोकस, पूरी की पूरी एक चेन बनी हुई है स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर बेटा बंच है, ग्रुप है, दैट इज स्टेफिलोकोकस। समझ में आया बेटा? अब उसके बाद में बैसिलस, अगर बैसिलस बैक्टीरिया की बात करें तो कैसा होता है बेटा? रोड शेप होती। कैसी शेप होती है बेटा? रोड शेप होती है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल दे रखा है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। कौन सा एग्जांपल दे रखा है बेटा? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। अगर बैसिलस रॉड शेप की बात करें, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेप फाउंड इन बैक्टीरिया दैट इज बैसिलस रॉड शेप। मोस्ट कॉमन शेप जो होती है वो कौन सी होती है बेटा? रॉड शेप होती है। कैसी होती है? रॉड शेप होती है। उसके बाद में अगर अपने बात करें, तो ये रॉड शेप है, और मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया कई बार स्पोर वाली फेज में चला जाता है, तो ये स्पोरुलेशन वाला बैक्टीरिया दिखाया हुआ। तीसरी शेप बेटा मैंने अपनी कौन सी डिस्कस की थी? स्पाइरलम। कैसी बेटा? स्पाइरलम। तो स्पाइरलम के बेसिस पर स्पाइरल शेप होती हैं, तो स्पाइरलम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। कुछ इस तरीके की वेवी स्ट्रक्चर होती है, तो स्पाइरल शेप। और सबसे लास्ट में बेटा कौन सा है? दीज आर कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो इस तरीके के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? कोमा शेप। अच्छा, अब बात आती है बेटा फ्लैजिला की। देखो, बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल मतलब सर जो मोटा है वो मोटाइल हो गया? नहीं। मोटाइल कौन होता है? मोटाइल मतलब जो चल सकता है, मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है, लोकोमोशन जिसमें देखने को मिलती है। ऐसी मूवमेंट जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। तो ऐसा बैक्टीरिया जो लोकोमोट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, दैट इज मोटाइल बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बेटा? मोटाइल। और जो एक जगह पड़ा रहेगा, किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा कि यार भाई मेरे को उठा के ले जाए यहाँ से, तो वो कौन सा होता है बेटा? नॉन मोटाइल होता है।
कौन सा होता है बेटा? नॉन मोटाइल। तो अगर बैक्टीरिया मोटाइल है दैट मीन उसके अंदर कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो उसको मोटाइल बना रही है, जिसकी वजह से, जैसे अपने मोटाइल है क्योंकि अपने अंदर पैर है, चल के जा सकते हैं। तो बैक्टीरिया को अगर कोई मोटाइल बना रहा है दैट मीन्स उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर है, तो वो है फ्लैजिला। अब फ्लैजिला के बेसिस पर भी बैक्टीरिया के कई नाम दिए गए हैं कि फ्लैजिला है कि है तो कितने हैं, किधर साइड है भाई। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एक डायग्राम दिया हुआ है। देखो सबसे पहले ऊपर वाले बैक्टीरिया को देखो बेटा। ऊपर के माले में जो बैक्टीरिया रह रहा है, इस ऊपर के माले वाले बैक्टीरिया के पास कहीं पे भी आपको कोई लॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं दिख रही, यानी कि इसके पास अपना फ्लैजिला नहीं है। अगर जिसके पास अपना फ्लैजिला नहीं है, ये कौन है भाई? ए ट्राइकस है। कौन सा है बेटा? ए ट्राइकस। ए माने एब्सेंट। ए माने बेटा क्या? एब्सेंट। अरे क्या एब्सेंट है भाई? फ्लैजिला एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है बेटा? फ्लैजिला। फ्लैजिला एब्सेंट है। उसके बाद में गिन दे के ले दे के एक ही फ्लैजिला है बेचारे के पास, तो बेटा नाम हो जाएगा मोनोट्राइकस। क्या नाम हो जाएगा बेटा? मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस। तो आप थ्योरी में लिख लेना यहाँ पे। ज़्यादा थ्योरी भी अपने तुमको पता है वैसे भी फोकस नहीं करते। हाँ समझ रहे हो ना बेटा? हाँ थ्योरी पे नहीं जाने का, कॉन्सेप्ट पे जाने का, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करने का। तो मोनोट्राइकस क्या होता है? मोनो माने एक, मोनो मतलब एक ही फ्लैजिला है। क्या होगा बेटा? एक फ्लैजिला वाले को क्या बोल देंगे? मोनोट्राइकस। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोट्राइकस। उसके बाद में बेटा लोफोट्राइकस। क्या आता है बेटा? लोफोट्राइकस। अब लोफोट्राइकस क्या होता है बेटा? एक साइड बंच ऑफ फ्लैजिला है। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के एक साइड में बंच ऑफ फ्लैजिला लगे हुए हैं, मतलब एक ही साइड में बहुत सारे फ्लैजिला लगे हुए हैं। वो कौन सा हो गया बेटा? लोफोट्राइकस। कौन सा हो गया बेटा? लोफोट्राइकस। लोफो किसको बोलते हैं? लोफर, जूते। अरे लोफर टाइप के जूते आते हैं। तो इसमें एक ही है बंच हो, दोनों एक साइड में ही बना रखा है, तो लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस, दोनों साइड। एम्फी मान ले, अरे एम्फीबिया जो पानी में भी रहे जमीन पर भी रहे, दो दो जगह। अरे समझ रहे हो ना? तो एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस जो होता है मतलब दोनों साइड एक एक फ्लैजिला। एक फ्लैजिला इधर है, एक फ्लैजिला इधर है, बीच में कौन फंसा है बेटा? बैक्टीरिया फंसा है। बड़ी बुरी हालत है बेचारे की। आजा उसके बाद में आ जाओ बेटा पेरीट्राइकस। क्या बेटा? पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस क्या होता है? जिसके बाहर चारों तरफ ही फ्लैजिला ही फ्लैजिला है। अरे चारों तरफ ही फ्लैजिला ही फ्लैजिला है, ये तो बहुत ही बुरा फंसा हुआ है भाई। तो चारों तरफ फ्लैजिला है तो कौन है बेटा? पेरीट्राइकस। और बेटा दोनों साइड में, और दोनों साइड में बंच लगा हुआ है, तो एक साइड बंच था लोफोट्राइकस, दोनों साइड बंच है एम्फी लोफोट्राइकस। दोनों ही साइड में क्या लगा हुआ है बेटा? एम्फी मतलब दोनों साइड, लोफो माने बंच, दोनों साइड में बंच ऑफ फ्लैजिला लगा हुआ है, तो एम्फी लोफोट्राइकस। तो देखो बेटा क्या पढ़ा? एक बैक्टीरिया, कोई फ्लैजिला नहीं है, कैसा है बेटा? एम सॉरी ए ट्राइकस, दोनों साइड में फ्लैजिला है एम्फीट्राइकस, एक साइड फ्लैजिला है मोनोट्राइकस, एक साइड में बंच लगा हुआ है लोफोट्राइकस, दोनों साइड में बंच लगा हुआ है एम्फीलोपोट्राइकस। क्या बेटा? एम्फीलोपोट्राइकस। और चारों तरफ फ्लैजिला है पेरीट्राइकस। तो इस तरीके से ये कौन है बेटा? लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में बंच ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, एक साइड पे बंच है तो क्या हो गया बेटा? लोफोट्राइकस। चारों तरफ, सॉरी अगर बोथ साइड एक फ्लैजिला है, बोथ साइड एक एक फ्लैजिला है एम्फीट्राइकस। बोथ साइड एक एक फ्लैजिला है, लिख लेना, दोनों साइड एक एक फ्लैजिला है एम्फीट्राइकस। और चारों तरफ फ्लैजिला है पेरीट्राइकस। क्या है बेटा? पेरीट्राइकस। और अगर दोनों साइड में बंच है तो एम्फीलोफोट्राइकस। एम्फीलोफोट्राइकस। अरे क्लियर है क्या बेटा? तो इतनी बात तक अपनों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली? तो बहुत सारी चीजें अपनों ने डिस्कस कर ली। अब उसके बाद में आ जाओ बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ
बैक्टीरिया। क्या आता है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब बेटा अपने पुष्पा भाऊ की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपने, तो कैसा दिखता है, तो दिखता है, शेप कैसी होती है, वो अपने ने एक बात कर ली। देखो बेटा, मोनेरा के बारे में एक बात कही जाती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी की उस लाइन में कंफ्यूज होंगे। मोनेरा, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। बैक्टीरिया जो है वो अकेला एकमात्र ऑर्गेनिज्म है बेटा किसका? मोनेरा का। तो अभी तो सर आप कह रहे थे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया, एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया, उन सब के बारे में बात कर रहे थे, माइकोप्लाज्म, वो सारी बेटा फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है। वो सारी की सारी क्या है? फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इज दी सोल मेंबर, अकेला एकमात्र कौन है बेटा? अपना बैक्टीरिया है किसके अंदर बेटा? मोनेरा के अंदर। और दूसरी बात तुम अभी अभी पढ़ के आए हो कि मोनेरा के अंदर जो टाइप ऑफ सेल होता है, क्या होता है बेटा? टाइप ऑफ सेल, वो कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। कैसा होता है बेटा? प्रोकैरियोटिक। तो टाइप ऑफ सेल उसके अंदर प्रोकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक अगर टाइप होता है, तो यानी कि जब अपने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स अपने किसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। किसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटा? बैक्टीरिया की। तो अपने पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। अभी अपने किसकी पढ़ेंगे बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। लेकिन वास्तव में वो स्ट्रक्चर किसकी है बेटा? बैक्टीरिया की ही। किसकी है बेटा? बैक्टीरिया की ही स्ट्रक्चर है। इतनी बात क्लियर है? तो बैक्टीरिया इज दी सोल मेंबर ऑफ दी मोनेरा। बैक्टीरिया अकेला एकमात्र ऐसा मेंबर है किसका? मोनेरा का। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हमने। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट बात करता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। एक सेकेंड बेटा। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में अपने क्या क्या पढ़ेंगे? तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में देखो अपने को बहुत सारी चीजें, मैं आपको कुछ चीजें लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले अपने बैक्टीरिया के अंदर क्या पढ़ना है? बैक्टीरिया के अंदर अपने सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा सेल एनवलप। क्या पढ़ेंगे बेटा? सेल एनवलप। और बैक्टीरिया का जो सेल एनवलप होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर होती है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक बात है। दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज आती है बेटा सेल वॉल। क्या आती है बच्चे? सेल वॉल। और तीसरी चीज जो आती है वो आती है बेटा आपकी सेल मेम्ब्रेन। क्या आती है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। तो ये चीज डिस्कस करनी है अपने को, यानी कि अपने को ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ना है, सेल वॉल पढ़ना है और सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है। उसके बाद में अपने को पढ़ने हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ये क्या क्या है? अब सेल मेम्ब्रेन में एक तो बनता है बेटा मीजोसोम। क्या बनता है बेटा? मीजोसोम। और एक बेटा इसमें एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम होता है क्रोमेटोफोर। क्या होता है बेटा? क्रोमेटोफोर। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्रोमेटोफोर। उसके बाद में अपने एक चीज पढ़ेंगे बेटा सेल एक्सटेंशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? सेल एक्सटेंशन। अब सेल एक्सटेंशन क्या क्या होता है? सेल एक्सटेंशन में देखो, सेल एक्सटेंशन में क्या क्या आता है? सेल एक्सटेंशन में आता है बेटा फ्लैजिला, यानी कि अपने बैक्टीरिया के फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज आती है बेटा पिलाई। क्या आती है बेटा? पिलाई। और तीसरी आती है बेटा फिम्ब्री। कौन आती है बेटा? फिम्ब्री। तो सेल एक्सटेंशन में कौन कौन आएगा बेटा? फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्री। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में क्या क्या मिलेगा बेटा? तो साइटोप्लाज्म में अपने को मिलेगा बेटा, साइटोप्लाज्म में सबसे पहली बात तेरे को मिलेगा बेटा न्यूक्लियोइड।
क्या बेटा, न्यूक्लियोइड। सबसे पहले तेरे को मिलेगा वहां पे न्यूक्लियोइड। हो सकता है तेरे को कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड भी मिल जाए बेटा, हो सकता है कुछ बैक्टीरिया में तेरे को क्या मिल जाए, प्लाज्मिड मिल जाए। उसके अलावा क्या मिल सकता है सर, उसके अलावा तेरे को बेटा पक्का ही मिलेगा राइबोसोम। क्या मिलेगा बेटा, राइबोसोम। वो भी कौन से टाइप का, 70S टाइप का। कौन सा बेटा, 70S टाइप का। सर ये एस क्या होता है, सेल बायोलॉजी में बड़ा डिटेल में पढ़ाया था बेटा, ठीक है। हाँ, उसके बाद में इंक्लूजन बॉडी, क्या मिल सकता है बेटा अपने को, इंक्लूजन बॉडी मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को वहां पे देखने को मिल सकती है। तो इन सब चीजों के बारे में अपने पढ़ेंगे। अब बेटा ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है, ग्लाइकोकैलिक्स के भी एज यू नो 2 टाइप्स। कितने टाइप बेटा, 2 टाइप्स। तो वो 2 टाइप कौन कौन से हैं बेटा, तो ग्लाइकोकैलिक्स या तो तेरे को मिलेगी रफ एंड टफ बिल्कुल हार्ड कैप्सूल की फॉर्म में, या बेटा तेरे को मिलेगी चिपचिपी। कैसी मिलेगी बेटा, चिपचिपी मिलेगी। तो बेटा तू उसको क्या बोल देगा, स्लाइम लेयर बोल देगा, स्लाइमी लेयर, चिपचिपी लेयर बोल देगा। तो ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 टाइप की देखने को मिलेगी तेरे को, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। क्लियर है बेटा। तो ये तो होगी बात बेटा किसकी, ग्लाइकोकैलिक्स की। उसके बाद में सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे, पिलाई के बारे में पढ़ेंगे, फिम्ब्री के बारे में पढ़ेंगे, और बेटा साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गई बेटा मेरी बात। चलो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा बैक्टीरिया की, तो यहाँ पे ये बेटा मैंने बैक्टीरिया की सेल वॉल बना दी। क्या बना दी बच्चे, सेल वॉल बना दी। अब ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है बेटा, तो तू क्या देखेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर तेरे को बेटा एक लेयर दिखाई देगी। बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर तेरे को एक लेयर दिखाई देगी, जिसको बोलते हैं बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो बेटा मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। तो बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, सेल वॉल के जस्ट बाहर वाली साइड में तेरे को बेटा एक लेयर दिखाई देगी, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद में जो बैक्टीरिया के अंदर वाली साइड जब तू देखेगा, तो बेटा तेरे को दिखाई देगी सेल मेम्ब्रेन। क्या दिखाई देगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन तेरे को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होती हुई भी दिखाई देगी। तो ये जो बेटा मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन है। तो सबसे बाहर क्या दिखाई देगी बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या दिखाई देगी बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद में क्या दिखाई देगा, उसके बाद में दिखाई देगी बेटा सेल वॉल। क्या दिखाई देगी बेटा, सेल वॉल। और सबसे अंदर वाली साइड में कौन होगा, सेल मेम्ब्रेन। यानी कि अगर अपने बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको कई तरीके से मिल सकता है ये। ठीक है। तो आपको जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ मिलेगी, देखो सबसे बाहर क्या दिखाई दिया आपने को, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर ये क्या है बच्चे, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद में 2 नंबर पर क्या है बेटा, 2 नंबर पर ये अंदर की साइड में कौन है, सेल वॉल। कौन है बच्चे, सेल वॉल। और सबसे अंदर वाली साइड में अगर अपने आउटर टू इनर जा रहे हैं बेटा, आउटर टू इनर जा रहे हैं, तो सबसे अंदर तेरे को क्या देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन। क्या देखने को मिलेगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर वाली साइड में 1 नंबर पे दिखेगा ग्लाइकोकैलिक्स, 2 नंबर पे दिखेगी तेरे को सेल वॉल, और 3 नंबर पर दिखेगी बेटा सेल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है बेटा, सेल एनवलप। क्या बोला जाता है बेटा, सेल एनवलप। ग्लाइकोकैलिक्स अलग केमिकल की बनी है, सेल वॉल अलग केमिकल की बनी है, सेल मेम्ब्रेन अलग केमिकल की बनी है। तो वहां पे आप क्या पढ़ोगे, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है
कि सेल एनवलप के जो तीनों कंपोनेंट होते हैं वो केमिकली एक दूसरे से डिफर करते हैं। तीनों के अंदर अलग अलग तरीके का केमिकल है, तीनों स्ट्रक्चरली भी डिफर करते हैं, तीनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन ये तीनों एक साथ कंबाइंडली एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं, बैक्टीरिया को बचाने का काम करते हैं। तो प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं तो बेटा उसको अपने क्या बोल देते हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह अगर ये काम करेगा तो उसको अपनों ने बोल दिया सेल एनवलप। क्या बोल दिया बच्चे, सेल एनवलप। तो सबसे बाहर क्या दिखाई देने को मिलेगी, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद में सेल वॉल, और 3 नंबर पे बेटा क्या, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को जब आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को मॉडिफाई भी करके दिखाया। तो जब आप सेल मेम्ब्रेन को देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको अंदर की तरफ इस साइड में एक मॉडिफिकेशन दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा मीजोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, मीजोसोम। उसके बाद में अंदर वाली साइड में एक मॉडिफिकेशन और दिख रहा है आपको, इसको मैं बोल दूंगा क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, इसको मैं बोल दूंगा बेटा क्रोमेटोफोर। ठीक बात है। तो जो सबसे अंदर वाली साइड में मॉडिफिकेशन दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम। ये जो मॉडिफिकेशन है इसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम। उसके अलावा ये क्या है, क्रोमेटोफोर। सर व्हाट इज क्रोमेटोफोर? देखो कुछ बैक्टीरिया में, सारे बैक्टीरिया में नहीं मिलता बेटा, क्रोमेटोफोर सारे बैक्टीरिया में नहीं मिलता। कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो जाती है, और इनवेजिनेट होकर उसके ऊपर बेटा पिगमेंट्स लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं बेटा, पिगमेंट्स। तो ये पिगमेंट लग गए इस तरीके से, ये क्या लग गया बेटा, पिगमेंट्स। तो ये क्या है बेटा, पिगमेंट्स। तो जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड हो जाए और उसके ऊपर क्या लग जाए बेटा, पिगमेंट, तो ऐसी सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन को क्या बोल दिया जाता है बेटा, क्रोमेटोफोर। ठीक बात है। उसके बाद में मीजोसोम। क्या बेटा, मीजोसोम। अब मीजोसोम जो होता है, मीजोसोम के अलग अलग काम होते हैं, ये भी सेल की क्या होती है, अंदर की साइड फोल्डिंग होती है। इसके ऊपर लगे होते हैं बेटा एंजाइम। क्या लगे होते हैं बच्चे, एंजाइम, और रेस्पिरेशन वाले एंजाइम होते हैं। मैं ई लिख रहा हूँ, ई फॉर एंजाइम, तो इस पे रेस्पिरेशन वाले एंजाइम होते हैं। तो रेस्पिरेशन वाले एंजाइम होंगे तो ये बैक्टीरिया के किस में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तो सर ये अंदर फोल्ड कैसे हुआ है? अब बेटा एक बात सोच, बैक्टीरिया में क्रिस्टी सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होते हैं, अंदर क्यों फोल्ड होते हैं, रेस्पिरेशन सरफेस को बढ़ाने के लिए। तो सेल मेम्ब्रेन ने अपने रेस्पिरेशन की सरफेस को बढ़ाने के लिए अंदर की साइड में फोल्ड होगी, और उसके ऊपर एंजाइम लगे हुए हैं जो उसके रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब बेटा रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम है। किसके जैसा काम है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मीजोसोम किसके जैसा होता है, किसके एनालोगस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम क्या है, रेस्पिरेशन कराना, मीजोसोम भाई साहब का भी काम क्या है, रेस्पिरेशन कराना। दोनों का काम सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो जब काम सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उनको क्या बोलते हैं, एनालोगस। क्या बोलते हैं बच्चे, एनालोगस। उसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें तो देखो बेटा आपने क्या क्या देख लिया, अपनों ने देख लिया बेटा क्या, मीजोसोम देख लिया, क्रोमेटोफोर देख लिया। उसके बाद में अपने नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। मैंने बोला था क्या दिखाई देगी, सेल एक्सटेंशन। क्या दिखाई देंगे बेटा, सेल एक्सटेंशन। अगर तू ध्यान से देखेगा तो तेरे को क्या दिखाई देगा, बैक्टीरिया में कुछ जगह पे तेरे को ऐसे ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, इस तरीके की, इस तरीके की ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर निकलती हुई दिखाई देगी। इन ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है बेटा पिलाई। क्या बोला जाता है बेटा, पिलाई। तो ये जो होती हैं, ये क्या होती है बेटा, पिलाई। ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, पिलाई बोला जाता है। ठीक बात है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं, जो एक्सटेंड होकर बाहर की तरफ आ जाती है, इनको क्या बोला जाता है, पिलाई। पिलीन प्रोटीन की बनी होती है, आगे अपने पढ़ेंगे, पिलीन प्रोटीन की बनी होती है। और बैक्टीरिया जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा रिप्रोडक्शन शो करता है, बैक्टीरिया जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा रिप्रोडक्शन, कौन सा, कॉन्जुगेशन जब शो करता है, तो ये वहां पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है। क्या बनाती है बेटा, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है, जिसके थ्रू बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। एक बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के लिए एक ट्यूब बनाता है।
उस ट्यूब को बोला जाता है बेटा कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बोला जाता है बेटा? कॉन्जुगेशन ट्यूब। और कॉन्जुगेशन ट्यूब किसकी हेल्प से बनती है? पिलाई की हेल्प से बनती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब किसकी हेल्प से बनती है बेटा? पिलाई की हेल्प से। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको बैक्टीरिया के अंदर इस तरीके के हेयर लाइक, ब्रिसल लाइक, जैसे जो टूथब्रश होता है, टूथब्रश के ऊपर जैसे ब्रिसल्स होते हैं, उसी तरीके से ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। इनको बोला जाता है बेटा फिम्ब्रे। क्या बोला जाता है बेटा? फिम्ब्रे। हिंदी में बोले तो क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे सर? हिंदी में बोलेंगे बेटा जालर। क्या बोलेंगे बेटा? जालर। तो फिम्ब्री जो होती है, फिम्ब्रे क्या होती है? ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है बेटा? ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा आपकी, कौन है? फिम्ब्रे। अच्छा, उसके बाद में ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है बेटा? फिम्ब्रे। अरे भाई साहब, बैक्टीरिया को चलाना भी तो है। अरे बैक्टीरिया को चलाना है कि नहीं चलाना? तो बैक्टीरिया को चलने के लिए अपनी अभी अभी पीछे बात कर गए थे, ह्यूमन को चलने के लिए टांगे चाहिए, बैक्टीरिया को चलने के लिए क्या चाहिए बेटा? फ्लैजिला। तो बेटा उसके पास क्या होगा? फ्लैजिला। और फ्लैजिला के होते हैं 3 पार्ट। कितने पार्ट बेटा? 3 पार्ट। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो बेटा जी ये बनाया मैंने फ्लैजिला। मैंने आप यहाँ पे पहले पिंक कलर लिया, उसके बाद में ये ग्रीन जैसा कलर लिया, और उसके बाद में ये कलर लिया। तो सर 3 कलर क्यों लिए? क्योंकि जो बेटा बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, पहली बात तो ध्यान रखना। यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला अलग होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला अलग तरीके का होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग है। प्रोकैरियोटिक का जो फ्लैजिला होता है वो बना होता है बेटा फ्लैजिलीन प्रोटीन का। और ये जो फ्लैजिलीन प्रोटीन होती है, ये फ्लैजिलीन प्रोटीन 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। सबसे पहले बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, तो 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फ्लैजिला, तो आप लिखना चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया है, दिस इज बेसल बॉडी, दिस इज बेसल बॉडी। और फिर जो मैंने दूसरा बनाया है वो होता है बेटा हुक। वो क्या होता है बेटा? आपका हुक होता है। और जो 3 नंबर पे बनाया है वो क्या होता है बेटा? फिलामेंट होता है। क्या होता है बेटा? फिलामेंट। तो 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट। तो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, तो ये 3 पार्ट आपको बैक्टीरिया के फ्लैजिला में देखने को मिले। उसके बाद में क्या देखने को मिलता है? उसके बाद में अगर बच्चे अपने बात करें तो अपने को क्या देखने को मिलेगा? अब अगर अपने बैक्टीरिया के अंदर जाए, चलो साइटोप्लाज्म में चलते हैं बेटा। कहाँ चलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म में चलते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जब आप जाओगे तो साइटोप्लाज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्म में आपको नेक्ड डीएनए देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया का डीएनए पड़ा होगा ऐसी, बैक्टीरिया का डीएनए ऐसे ही पड़ा होगा, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी बेटा, कोई कवरिंग उसके ऊपर है नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको बैक्टीरिया का डीएनए वहां पे पड़ा हुआ दिखाई देगा। और ये जो पड़ा हुआ डीएनए है इसको बोला जाता है, और एक ग्रुप में होता है, और उस ग्रुप को बोला जाता है बेटा न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है बच्चे? न्यूक्लियोइड। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पे आपको ऐसा डीएनए देखने को मिलेगा जिसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। ये वास्तव में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए के ऊपर कवरिंग नहीं होती। डीएनए जो होता है वो नंगाई साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है। डीएनए जो होता है वो नंगाई साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तैर रहा होता है। और बेटा जी एक बार ऐसा सवाल भी आया हुआ है कि नेक्ड डीएनए किसमें मिलता है? तो उसने क्या किया, 3 यूकैरियोटिक के डायग्राम लिख दिए और एक सॉरी डायग्राम क्या, नाम लिख दिया, और एक प्रोकैरियोटिक का नाम लिख दिया। बच्चे बिलबिला उठे। बच्चे बिलबिला कैसे उठे कि यार यशो तो कभी पढ़ा ही नहीं। अरे भाई बैक्टीरिया का नाम दे रखा है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, दिमाग लगा। तो वैसी गलती नहीं करनी है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? बस
न्यूक्लियर जो डीएनए है वो एक जगह पे इकट्ठा जरूर है, उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं है। अगर कवरिंग बन जाती तो वो न्यूक्लियस बन जाता, लेकिन वो न्यूक्लियस जैसा है इसलिए उसको न्यूक्लियोइड या फॉल्स न्यूक्लियस या इनसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर कुछ कुछ बोल दिया जाता है। वो अपने कल डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें उसमें होती है। उसके अलावा क्या मिलेगा सर? उसके अलावा बेटा यहाँ पे तेरे को साइटोप्लाज्म में तैरते मिलेंगे इससे छोटे छोटे राइबोसोम। क्या देखने को मिलेंगे बेटा? छोटे छोटे राइबोसोम। कौन से राइबोसोम बेटा? 36S, सॉरी 70S राइबोसोम। कौन से बेटा? 70S। कौन से राइबोसोम बेटा? 70S। सर राइबोसोम के कितने टाइप होते हैं? राइबोसोम के 3 टाइप होते हैं बेटा। आपने आज तक 2 पढ़े होंगे, 70S 80S। एक राइबोसोम होता है 55S, मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, अभी अभी डिस्कवर हुआ है रिसेंटली। तो 55S राइबोसोम भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही हैं, 70S और 80S, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो राइबोसोम मिलेंगे आपको 70S, बढ़िया एकदम। उसके बाद में बेटा जी आपको वहां पे और क्या मिलेगा? आप क्या देखोगे? ये बेचारा एक mRNA, ये बेचारा एक क्या है बेटा? mRNA। और बहुत सारे राइबोसोम ने इसको घेर के रख रखा है, बहुत सारे राइबोसोम इसके ऊपर चिपके हुए हैं, बहुत सारे राइबोसोम इसके ऊपर चिपके हुए हैं। तो जब बेटा ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले जिसपे एक mRNA और बहुत सारे राइबोसोम एक साथ चिपके हुए हो, इसको बोला जाता है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, या इसका एक नाम होता है बेटा पॉलीसोम, या इसका एक नाम और भी होता है इर्गोसोम। हालांकि इर्गोसोम से सवाल नहीं आया कभी भी, पॉलीसोम से रिलेटेड सवाल 3 से 4 बार आया होगा कि पॉलीसोम कहाँ मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ मिलता है बेटा? पॉलीसोम आपका देखने को मिलता है। उसके बाद में जब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे अपने, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आएगा बेटा कि आपने क्या देखा, ये तैर रहा है भाई साहब न्यूक्लियोइड, 70S राइबोसोम है, पॉलीसोम भी आ गया, क्या बच गया बच्चे? इंक्लूजन बॉडी। क्या मिल जाएगा बेटा? इंक्लूजन बॉडी। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? इंक्लूजन बॉडी के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। पहली बात, इंक्लूजन बॉडी है क्या? मान लो बैक्टीरिया को स्टार्च को स्टोर करना है, तो स्टार्च क्या है? इनसॉल्युबल होगा। तो स्टार्च को वो क्या करेगा बेटा? इस तरीके से छोटी छोटी, ऐसी स्टार्च की छोटी छोटी गोलियां बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? स्टार्च की छोटी छोटी गोलियां। तो ये क्या है? इंक्लूजन बॉडी। क्या है बेटा? इंक्लूजन बॉडी। तो ये इंक्लूजन बॉडी बन गई। जैसे ग्लाइकोजन को स्टोर करना है तो वो ग्लाइकोजन की इंक्लूजन बॉडी बन जाएगी। जैसे किसी और मटेरियल को स्टोर करना है तो जैसे वो उसकी बन जाएगी, जैसे साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होती है बेटा? इंक्लूजन बॉडी होती है। क्या होती है बेटा? इंक्लूजन बॉडी होती है। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आपने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। सबसे पहले बेटा आपने क्या देखा? सबसे बाहर क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स होती है। उसके बाद में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन वहां पे देखने को मिलती है। और अगर आप सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन देखो तो वहां पे मीजोसोम होता है, क्रोमेटोफोर होता है। उसके बाद में अपने कहाँ गए थे बेटा? सेल के एक्सटेंशंस पे। 3 तरीके के एक्सटेंशन मैंने आपको बताए, पिलाई, फिम्ब्रे और फ्लैजिला। कुछ में फ्लैजिला होता है, कुछ में नहीं होता, कुछ में पिलाई होगी, कुछ में नहीं होगी। अपने एक टिपिकल सेल की पढ़ रहे हैं कि एक प्रोकैरियोटिक में क्या क्या हो सकता है, तो मैंने सब इंक्लूड कर दिया। हाँ, अब किसी बैक्टीरिया में कोई सी चीज हो सकता है, किसी में क्रोमेटोफोर नहीं हो सकता है किसी में पिलाई नहीं हो सकता है अगर कोई नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिला भी नहीं होगा। लेकिन अपने एक टिपिकल सेल की पढ़ रहे हैं तो वहां पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी, यही हो सकती है। अब लास्ट में बता दूंगा कि कौन सी चीज सब में कॉमन होगी और कौन सी चीज ऐसी है जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया। अब बेटा जी यहाँ पे वो सारी चीजें पढ़ी अपनों, पिलाई पढ़ा, फिम्ब्रे पढ़ा और फ्लैजिला पढ़ा। उसके बाद में अपने कहा है साइटोप्लाज्म में आए। साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बोला न्यूक्लियोइड होगा, राइबोसोम होगा, पॉलीराइबोसोम होगा और इंक्लूजन बॉडीज होगी। तो अब तक के अपने चैप्टर में अपने कहाँ तक आ चुके हैं बेटा? बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर तक आ चुके हैं। हालांकि ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, सेल वाले चैप्टर का पार्ट है, बट बहुत सारे बच्चे यही डाउट रहता है कि सर प्रोकैरियोटिक सेल, ये बैक्टीरिया इधर उधर होता रहता है। तो यहाँ पे अपने मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस कर रहा हूँ मोनेरा के साथ ही। कल की क्लासेस में जो नेक्स्ट की फर्दर क्लासेस आएगी, उस क्लासेस में आपका ये बैक्टीरिया वाला पार्ट कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मोनेरा भी मे बी कल शायद अपने खत्म कर देंगे। कल मोनेरा खत्म होने के बाद अपने कहाँ क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? प्रोटिस्टा। ठीक बात है। तो अब तक जो अपने क्लासेस में पढ़ा उसको बेटा अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि फर्दर क्लासेस में आपको उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उस पर कमेंट, आपके कमेंट हमेशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके कमेंट्स ही हमारी एनर्जी है कि हम इस तरीके से लगातार काम कर पा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपने तो कर लिया होगा, अपने दोस्तों से भी करवाएं, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमें पता लग सके कि हमारी क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लासेस में। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, धन्यवाद।